नमस्कार दोस्तों, क्रेजी एक्सप्लेनर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। इससे पहले सेत्सु को जादुई दुनिया में दूसरी बार बुलाया गया था, जिसे उसने एक बार बचाया था, लेकिन उसने अपनी सभी शांत शक्तियों और क्षमताओं को अभी भी अपने साथ रखा। 5 साल बीत चुके थे जब सेत्सु मनुष्यों और राक्षसों के बीच बड़े युद्ध को समाप्त करने में कामयाब रहा था। लेकिन अब परेशानी फिर से पैदा हो रही थी, क्योंकि राक्षसों ने हमला करना शुरू कर दिया था। जबकि उनके सहपाठी नायक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे, सेत्सु अपने पुराने साथियों में से एक टोमा को खोजने और रोकने के लिए आगे बढ़े, जो सेत्सु की मूल दुनिया में वापसी का कारण है और नए युद्ध के पीछे का कारण भी लग रहा था। जब सेत्सु को पहली बार बुलाया गया तो वो रोरी के दादा के स्वामित्व वाली एक गहने की दुकान पर गया। उसके दादाजी ने मेज को पटक दिया। सेत्सु को बताया कि गहने का एक विशेष टुकड़ा बिक्री के लिए नहीं था। दादाजी ने समझाया कि उन्होंने अपनी दुकान में हर अनूठे टुकड़े को बनाने में अपना दिल और आत्मा लगा दी थी और उन्हें नहीं लगता था कि युवा ग्राहक वास्तव में इसके मूल्य की सराहना कर सकता है। नाराज, सेत्सु ने मेज पर सोने के सिक्कों का एक बड़ा बैग मारा। बस ऐसे ही दादाजी की जिद गायब हो गई और उन्होंने दिल की धड़कन में ब्रोच बेच दिया। सौदा पूरा होने के बाद रोरी अपने दादाजी से पूछने से खुद को रोक नहीं सकी कि उसने इतनी जल्दी अपना मन क्यों बदल दिया। जब वो अपने हाथ में एक सिक्का लेकर खेलती थी तो उसने बस उसे बताया कि कभी कभी अपवाद होते हैं। समय बीतता गया और आखिरकार दादाजी का निधन हो गया। उनके ताबूत के ऊपर सिक्का पकड़े हुए उनकी एक तस्वीर प्रदर्शित की गई थी। जैसा कि प्रियजनों ने भारी दिल से उनके अंतिम सम्मान का भुगतान किया, रोरी ने गहने की दुकान बंद कर दी और अपने दादाजी के अंतिम कार्य को पूरा करने के लिए एक साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। एक अंधेरी रात के दौरान जैसे ही रोरी घोड़े की पीठ पर यात्रा कर रही थी, उसका स्टीड अचानक पास के खतरे को भांपते हुए जम गया। कहीं से भी एक क्रूर राक्षस ने उसकी गाड़ी पर हमला किया, जिससे वो अपने सभी सामानों के साथ जमीन पर गिर गई। रोरी ब्रोच के साथ गिर गई। हताश होकर वो कीमती ब्रोच की ओर रेंगती है और आह भरती है। इसे अपने बैग में सुरक्षित रूप से रखने के बाद खतरनाक प्राणी रोरी पर मंडराया, अंतिम झटका देने की तैयारी कर रहा था। और सबसे खराब तरीके से वो राक्षस के साथ तर्क करने की कोशिश करती है, ये बताते हुए कि वो सभी बोनी है और अच्छा स्वाद नहीं लेती है। वो इसे पैसे से हल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी डरावनी चीखों ने भटकते सेत्सु का ध्यान आकर्षित किया, जो उसे बचाने के लिए समय पर पहुंचा। अपनी आंखें खोलते हुए उसने पराजित राक्षस और उसके बहादुर बचावकर्ता को एक प्रभावशाली तलवार लहराते हुए देखा। रोरी ने जल्दी से समझाया कि जब तक उसने अपना माल नहीं पहुंचाया तब तक उसके पास उसे चुकाने के लिए कोई पैसा नहीं था। सेत्सु ने उसे आश्वासन दिया कि उसे किसी भी भुगतान की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ किसी जरूरतमंद की मदद कर रहा था। लेकिन रोरी ने अपने दादाजी की चेतावनी को याद करते हुए संकोच किया कि दुनिया में कुछ भी वास्तव में मुफ्त नहीं है। सेत्सु ने अपने दादाजी के शब्दों को बकवास कहकर खारिज कर दिया। जबकि उसने उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की, वो उस आदमी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी जिसने वर्षों पहले ब्रोच खरीदा था। सेत्सु ने टिप्पणी की कि उसके जैसी युवा महिला को अंगरक्षक के बिना इतने मूल्यवान सामानों के साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब जब वो सुरक्षित थी तो उसने अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी की। रोरी ने सेत्सु को अपनी पटरियों पर रोक दिया, उसे शुल्क के लिए अगले शहर में उसके साथ जाने के लिए भीख मांगी, क्योंकि उसके पास वितरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पैकेज था। अनिच्छा से सेत्सु उसके अंगरक्षक बनने के लिए सहमत हो गया और साथ में वे घोड़े की पीठ पर निकल पड़े। रोरी को अपना कुछ सामान पीछे छोड़ने पर दिल टूट गया। जैसे ही सुबह हुई वे एक हलचल भरे बंदरगाह शहर में पहुंच गए। सेत्सु ने 5 साल पहले अपनी आखिरी यात्रा के बाद से शहर के विकास पर आश्चर्य व्यक्त किया। रोरी ने समझाया कि नायक द्वारा युद्ध समाप्त करने के बाद व्यापार फल फूला था। उसने सेत्सु को सूचित किया कि उसने अपनी यात्रा के अगले चरण में उसे ले जाने के लिए एक जहाज की व्यवस्था की थी। हालांकि बंदरगाह पर पहुंचने पर जहाज के कप्तान ने कुछ बुरी खबर दी कि वे राक्षसी महाद्वीप में नहीं जा सकते थे। बढ़ते तनाव और युद्ध की अफवाहों के कारण भविष्य के लिए महाद्वीप की सभी यात्राएं रद्द कर दी गईं। कप्तान को यह भी अजीब लगा कि वर्तमान युद्ध की स्थिति को देखते हुए रोरी वहां यात्रा करना चाहते हैं। परेशान रोरी जमीन पर गिर गई। उसकी योजनाओं को विफल कर दिया गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को इकट्ठा किया और अपनी आंखों में एक दृढ़ संकल्प के साथ बंदरगाह पर अन्य कप्तानों के पास पहुंची, राक्षसी महाद्वीप में जाने के लिए गुहार लगाई। दुर्भाग्य से उनमें से हर एक ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। रोरी के संघर्षों को देखकर सेत्सु उसके लिए सहानुभूति महसूस किए बिना नहीं रह सका और उसने मदद करने के लिए कुछ करने का संकल्प लिया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि सैन्य पुलिस ने रोरी को एक डराने वाली उपस्थिति के साथ उस पर मंडराने से रोक दिया था। उन्होंने बताया कि वे बंदरगाह की सुरक्षा के लिए निरीक्षण कर रहे थे। एक व्यापारी के रूप में रोरी की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने उसकी पहचान दस्तावेजों को देखने की मांग की। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने आवश्यक रिकॉर्ड सौंप दिए। अधिकारियों ने उन्हें उसकी पकड़ से छीन लिया, ये टिप्पणी करते हुए कि कैसे उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी ताकि उसके जैसे युवा व्यापारी होने और धन का पीछा करने में खेल सके। रोरी को बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने हंसते हुए कहा कि वो भाग्यशाली थी। जब अधिकारियों ने उसके बैग का निरीक्षण करने का अनुरोध किया तो रोरी स्पष्ट रूप से तनाव में आ गई। उसकी चिंता स्पष्ट हो गई क्योंकि वो इसे सौंपने में संकोच कर रही थी। अधिकारियों की मुस्कुराहट बढ़ती गई। भीतर कुछ मूल्यवान महसूस करते हुए उन्होंने अपने अधिकार का फायदा उठाने का फैसला किया, ये घोषणा करते हुए कि वे बैग को जब्त कर लेंगे क्योंकि उसने कानून तोड़ा था। तभी सेत्सु ने हस्तक्षेप किया, अधिकारी के लालची हाथ को दूर कर दिया क्योंकि वो रोरी के बैग के पास पहुंचा था।
कानून की जानकारी पर जोर देते हुए उन्होंने उन्हें सूचित किया कि दिन के उजाले में पैकेजों का निरीक्षण करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है और उन्हें देखने की मांग की। अधिकारियों ने उसे खुद को पहचानने के लिए कहा और सेत्सु ने ऐसा किया। खुद को रोरी के गार्ड के रूप में पेश करते हुए पूछा कि क्या उन्हें इससे कोई समस्या है। अधिकारी गुस्से से भरे हुए थे, इस बात से नाराज थे कि एकमात्र साहसी शाही शूरवीरों को चुनौती देने की हिम्मत करेगा। उनमें से एक ने सेत्सु को सावधान रहने की चेतावनी दी, जिसे उसने उकसाया क्योंकि उन्होंने खतरनाक रूप से अपनी तलवारों पर अपने हाथ रखे थे। सेत्सु ने इसे मनोरंजक साहसपूर्वक पाया, उन्हें अपने हथियार खींचने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि उसने खुद को पकड़ लिया था। एक तनावपूर्ण गतिरोध शुरू हो गया, लेकिन अधिकारी पीछे हट गए जब भीड़ इकट्ठा होने लगी, जो सैन्य पुलिस के ओवर द टॉप व्यवहार के बारे में बुदबुदा रही थी। पीछे हटने से पहले उन्होंने सेत्सु को चेतावनी दी कि वे उसकी दुष्टता को नहीं भूलेंगे और उसे जेल में डालने के लिए किसी भी बहाने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कृतज्ञता से अभिभूत रोरी ने सेत्सु को गले लगाया, उसे एक बार फिर बचाने के लिए धन्यवाद दिया। उसने पूछा कि वो अपनी असाधारण सेवा के लिए उसे कितना ऋणी है, जबकि एक गूढ़ छाया ने वाटरफ्रंट के पास पानी में हलचल मचा दी। बाद में उस शाम सेत्सु और रोरी ने सार्वजनिक चौक में आराम किया, रोरी द्वारा तैयार किए गए सैंडविच का आनंद लिया। फिर भी सेत्सु की मदद के लिए आभारी, उसने जोर देकर कहा कि वो जितना चाहता था उतना खाता है। बदले में सेत्सु ने वर्दीधारी दबंगों के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए उसकी प्रशंसा की। जैसे ही उन्होंने बातचीत की, बातचीत रोरी को एक जहाज खोजने में कठिनाई की ओर मुड़ गई, एक समस्या जिसने उसकी यात्रा को छोटा करने की धमकी दी। रोरी यात्रा शुरू करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए पूरे शहर की खोज करने के लिए दृढ़ रहे। अगर यह काम नहीं करता है तो उसने फैसला किया कि वो बस एक जहाज खरीदेगी। पहले ये कहने के बावजूद कि वो सेत्सु को अपना अंगरक्षक नहीं बना सकती थी, सेत्सु ने सोचा कि बात का विकल्प थोड़ा चरम था, लेकिन वो रोरी की आंखों में दृढ़ संकल्प को जलते हुए देख सकता था, इसलिए उसने एक समाधान प्रस्तावित किया। सेत्सु ने खुलासा किया कि वह भी राक्षसी महाद्वीप की ओर जा रहा था और रोरी को साथ ले जाने की पेशकश की। उन्होंने सुझाव दिया कि वे अपनी यात्रा पर निकलने से पहले रात के लिए एक सराय में आराम करें। बाद में उस रात सेत्सु ने तरोताजा महसूस किया। अपनी लंबी यात्रा से सफाई करने के बाद उन्होंने रोरी को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। खुद को साबित करने के बाद, सेत्सु पर भरोसा करने के बाद, उसने उसे ब्रोच दिखाने का फैसला किया। उसने समझाया कि यह अंतिम परियोजना थी जिसे उसके दादा ने अपने निधन से पहले पूरा किया था। सेत्सु ने सदमे में ब्रोच को देखा, इसे तुरंत पहचानते हुए उसने उस ब्रोच को खरीदा और इसे दानव भगवान को उपहार में दिया। रोरी बताती है कि उनके दादा एक प्रसिद्ध जौहरी थे जो भूमि में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन कोई इसकी मरम्मत का अनुरोध करने वाले बूढ़े आदमी के पास आया। इस दुनिया में अपना समय समाप्त होने के साथ वो शांति को सुधारने में कामयाब रहे और इसे प्रसव के लिए अपनी पोती को सौंप दिया। अपने प्रशिक्षु और पोती के रूप में रोरी ने जिम्मेदारी की गहरी भावना महसूस की। इस अंतिम अनुरोध को पूरा करने के लिए रोरी ने ब्रूच को सेत्सु को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया, जबकि वो स्नान करने के लिए गई थी। जैसे ही सेत्सु ने ट्रिंकेट को पकड़ा, उसने उसके स्पर्श पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। इससे उसके संदेह की पुष्टि हुई। यह वही ब्रोच था जिसे उन्होंने इस दुनिया की अपनी पहली यात्रा के दौरान सुरक्षात्मक जादू से प्रभावित किया था। यह एहसास कि ब्रोच टूट गया था उसे परेशान कर दिया, क्योंकि उसे लगता है कि दानव भगवान किसी चीज से गुजरा होगा। उसने खुद को सेत्सु के वाइफू के रूप में घोषित किया। बाद में उस रात जब दोनों सो रहे थे, सेत्सु को सैन्य पुलिस के जोरदार आगमन से झटका लगा। सराय वाले ने चौंकते हुए पूछा कि क्या वो किसी भी चीज में उनकी सहायता कर सकता है। अधिकारियों ने सेत्सु और रोरी के ठिकाने के बारे में पूछताछ की, जिसमें दावा किया गया कि दोनों पर राक्षसों के लिए जासूसी करने का संदेह था। दुश्मन की सहायता करने के आरोपों से बचने के लिए उत्सुक सरायकीपर ने जल्दी से अपने कमरे का नंबर प्रकट किया। अधिकारियों के कदमों की आवाज सुनते ही सेत्सु ने खुद को तैयार कर लिया। रोरी अभी भी परेशान ये सोचकर जाग गया कि यह नाश्ते का समय था, लेकिन उसकी नींद गायब हो गई जब अधिकारी चिल्लाकर कमरे में घुस गए। डर से कांपते हुए उसने सुना, क्योंकि सेत्सु ने उसे बताया कि वे योजना से पहले चले जाएंगे। जल्दबाजी में उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया और खिड़की से बाहर कूद गए और अधिकारियों को अपनी एड़ी पर गर्म कर दिया। शहर की सड़कों के माध्यम से उनका पीछा किया। पकड़े जाने से बाल बाल बचकर सेत्सु ने एक अधिकारी को स्प्रिंगबोर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपने पीछा करने वालों पर कब्जा कर लिया। सैन्य पुलिस के पीछा में तब और बाधा आई जब होम अलोन के केविन से प्रेरित सेत्सु ने अपने रास्ते में खाली बोतलें बिखेर दी, जिससे वे फिसल गए और लड़खड़ा गए। एक बेदम पीछा करने के बाद दोनों ने खुद को एक विशाल बंदरगाह की दीवार के किनारे पर पाया। रोरी की घबराहट बढ़ गई, लेकिन सेत्सु ने एक शरारती मुस्कान पहनी। जैसे ही अधिकारी बंद हुए, अपने पीछा करने वालों पर ताना मारा, सेत्सु ने उनसे हमला करने का आग्रह किया। रोरी ने उससे पहले से ही चिड़चिड़े शूरवीरों को उकसाना बंद करने के लिए विनती की। उसने उसे आश्वासन दिया कि यह उनके भागने का समय है। रोरी ने देखा कि सेत्सु ने उसे पकड़ लिया और ऊंची दीवार से कूद गया। सैन्य पुलिस दहशत में थी। निश्चित रूप से यह जोड़ी अपने कयामत को पूरा करेगी। उनके आश्चर्य के लिए समुद्र के देवता लेवित न सामने आए और उन्हें पकड़ लिया। सेत्सु ने अचानक अनुरोध के लिए माफी मांगी और लेविया को उन्हें राक्षसी महाद्वीप में ले जाने के लिए कहा। समुद्र के देवता ने तेजी से जाने से पहले एक शक्तिशाली गूंजती हुई पुकार के साथ जवाब दिया। अधिकारियों ने अविश्वसनीय घटना की रिपोर्ट नहीं करने का फैसला किया, इसके बजाय इसे एक सपने के रूप में माना। इस बीच रोरी, दोनों भयभीत और चकित, ने सवाल किया कि उसने अब अपने गार्ड के रूप में किसे काम पर रखा था, क्योंकि वे समुद्र देवता के ऊपर सवारी कर रहे थे। जैसे ही सूर्य राक्षसी महाद्वीप के ऊपर उगाया, वो सेत्सु के साथ विस्मय में देख रही थी। क्षितिज पर एक नया रोमांच। देखिए ये अगला वीडियो अगले एक पर मिलते हैं।
मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा और यह आपकी कृपया ध्यान दें, यदि आप लॉर्ड बीयर्स द्वारा नष्ट नहीं होना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और सुपर एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह शायद ही उचित है, लेकिन साथ ही जब हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तो अधिसूचित होने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना न भूलें। ये मेरी पंक्तियाँ थी। ओह सॉरी।